हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये एक वन शॉट वीडियो रहेगा जिसमें हम प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस को बहुत ही फास्ट तरीके से और बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पीपीटी पढ़ूंगी और आपको रिवीजन करवाएंगे। मैंने डिटेल्ड जो इनकी एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी करवा दी है। ये जो वीडियो रहेगा वो आपके रिवीजन के लिए रहेगा। मेनली हम चाइल्ड डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस पढ़ते हैं। कई बार हम प्री नेटल स्टेज को भी पढ़ते हैं, मैं आपको वो भी करवाऊंगी। प्री नेटल स्टेज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी इन्फेंसी यानी शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की होती है, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड या फिर हम इसे कहें लेटर चाइल्डहुड, इसकी जो टाइम पीरियड होता है ये 7 से 11 होता है। फिर आता है एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर हम जन्म से लेकर या फिर हम कहें 0 से जन्म से किशोर अवस्था तक की स्टडी करते हैं। जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक की स्टडी हम चाइल्ड डेवलपमेंट में करते हैं, यानी 0 से 18 वर्ष तक की स्टडी हम करते हैं। 0 से 18 वर्ष को हमने इन 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। हर एक स्टेज के अपने माइलस्टोन होते हैं जिनको बच्चे को पहुंचना होता है, जिनको बच्चे को प्राप्त करना होता है। हर एक जो स्टेज है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं जो बच्चे में डेवलप होती हैं। जैसे इन्फेंसी में बच्चा सेंसरी और मोटर स्किल्स डेवलप करता है, सेंस का डेवलपमेंट हो जाता है, मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। अर्ली चाइल्डहुड में लैंग्वेज और इमेजिनेशन, यहाँ पर बच्चे के भाषा का विकास बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, बहुत ज़्यादा सवाल करता है। लेटर चाइल्डहुड में जब बच्चा जाएगा तो इसमें बच्चा सोशल स्किल्स डेवलप करेगा, फ्रेंडशिप डेवलप करेगा, कोऑपरेशन डेवलप करेगा, सिंपैथी डेवलप करेगा, एम्पैथी डेवलप करेगा। ये सब हम आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। फिर आता है एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था जो 12 से 18 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा आइडेंटिटी फॉर्मेशन करता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब सवालों के जवाब ढूंढता है। बच्चा इंडिपेंडेंसी चाहता है। यहाँ पर बच्चे में पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जो पीयर ग्रुप है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी जो उसी की एज के जो उसके फ्रेंड्स हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है किशोर अवस्था में जाके। अब इन सभी स्टेजेस को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में प्री नेटल स्टेज है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगी। जो प्री नेटल स्टेज है इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, ये कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का टाइम पीरियड होता है। कंसेप्शन से लेकर बर्थ तक का टाइम। इन्फेंसी है ये जन्म से लेकर 2 साल तक होती है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक होता है। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक होता है। और एडोलेसेंस है वो 12 से 18 साल तक होता है। ये आपको इसी सीक्वेंस में और टाइम के साथ याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, तो वो 2 से 6 वर्ष होता है। किशोर अवस्था का टाइम पीरियड कितना होता है, 12 से 18 वर्ष होता है। तो आपको ये इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्री नेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था। इसे हम क्या कहेंगे, प्रसव पूर्व अवस्था, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। कंसेप्शन से लेकर जन्म तक का जो टाइम होता है वो प्री नेटल स्टेज होता है। ये लगभग 9 मंथ का होता है, या फिर हम इसे कहें ये 40 वीक्स का होता है। और अगर हम डेज में जाते हैं तो ये 280 डेज का होता है। 280 डेज बच्चा माँ के गर्भ में होता है। जब वो 280 डेज का पूरी तरह परिपक्व होता है तब बच्चे का जन्म हो जाता है। ये जो स्टेज होती है मोस्ट रैपिड स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम इन 5 स्टेजेस की बात करें तो इन्फेंसी में जो डेवलपमेंट होता है सबसे फास्ट होता है। और इन्फेंसी में भी कौन सा डेवलपमेंट सबसे फास्ट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। इसमें बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बहुत फास्ट होता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट भी यहाँ पर बच्चे का होने लग जाता है। जैसे जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, माँ अपने बच्चे को छूती है, अपने पेट पर हाथ रखती है तो बच्चा मूवमेंट महसूस करता है। ये क्या है, बच्चे का कोग्निशन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है जब वो माँ के गर्भ में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है माँ का बिहेवियर, माँ का इमोशनल स्टेट कैसा है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है माँ के इमोशन से। माँ का जिस तरह का इमोशनल स्टेट रहेगी बच्चा भी बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्टली प्रभावित होता है माँ के इमोशन से। अगर माँ बहुत ज़्यादा खुश रहती है तो बच्चा भी खुश मिजाज पैदा होता है, माँ दुखी रहती है तो बच्चा भी रोतू पैदा होता है।
इसलिए माँ को अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। माँ किस तरह का न्यूट्रिशन ले रही है, किस तरह का खाना खा रही है, हेल्दी फूड खा रही है या फिर जंक फूड खा रही है, वो भी बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। तो माँ जितना हेल्दी फूड लेगी, बच्चे का डेवलपमेंट भी उतना ही अच्छी तरीके से होगा। यहाँ पर बच्चे के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ब्रेन है, दिमाग है, चाहे वो दिल है, चाहे वो किडनी है, चाहे वो नर्वस सिस्टम है, इन सब का डेवलपमेंट है वो प्री नेटल स्टेज में ही हो जाता है। डेवलपमेंट अफेक्टेड किससे अफेक्ट होता है? मदर के न्यूट्रिशन से, स्ट्रेस से और हेल्थ से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होता है। प्री नेटल स्टेज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे पूछ लेगा कि फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का कौन से स्टेज में होता है, तो प्री नेटल स्टेज में होता है। प्री नेटल स्टेज का टाइम पीरियड कितना होता है? 9 मंथ होता है या 40 वीक होता है या 280 डेज होता है। अब हम देखते हैं इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था। जो इन्फेंसी की स्टेज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर बच्चे का फास्ट फिजिकल डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है? फास्ट फिजिकल डेवलपमेंट होता है। प्री नेटल स्टेज से थोड़ा कम, और प्री नेटल को अगर छोड़ दें तो सबसे फास्टेस्ट कहाँ होता है? इन्फेंसी में होता है। यहाँ पर बच्चे में मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। ग्रोस मोटर और फाइन मोटर डेवलपमेंट मेनली बच्चे में ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है इन्फेंसी में, जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है। ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? जहाँ पर बच्चे की लार्जर मसल्स का डेवलपमेंट होता है, बड़ी मांसपेशियों का डेवलपमेंट होता है। बच्चा बैठना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, घुटने के बल चलना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, फाइनली वो चलना सीखता है। ये सब किसके लक्षण होते हैं? ग्रोस मोटर डेवलपमेंट के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी बहुत फास्टेस्ट होता है। इसके फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट भी यहाँ पर बच्चे का फास्ट होता है। बच्चा अपने इन्वायरमेंट को अपनी सेंसेस के थ्रू एक्सप्लोर करता है। यहाँ पर जो सेंसेस होती हैं, जो इंद्रियां हैं, वो टीचर होती हैं। बच्चा कैसे सीखेगा? लर्निंग थ्रू सेंसेस। देखकर सीखेगा, सुनकर सीखेगा, टेस्ट करके सीखेगा, स्मेल करके सीखेगा। ये सब चीज़ें हैं, बच्चा सेंसेस के थ्रू सीखता है। एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होती है, बच्चे में रिफ्लेक्स एक्शन पाए जाते हैं। कैसे एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन बच्चे में जन्मजात पाए जाते हैं। इन रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कोई भी लर्निंग करने की ज़रूरत नहीं होती, अधिगम करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो बच्चे में बाय बर्थ पाए जाते हैं। जैसे बच्चा शकिंग करना जाता है, बच्चा चूसना जानता है। आप बच्चे के लिप्स पर अगर उंगली रखेंगे तो बच्चा उसको शक करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो फीडिंग बच्चा करेगा अपने सर्वाइवल के लिए, वो शक करके ही फीडिंग करता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है बच्चे में सर्वाइवल के लिए बाय बर्थ ही प्रेजेंट होते हैं, इनको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। ग्रेस्पिंग, जैसे बच्चे के हाथ में आप उंगली रखें तो बच्चा पूरे हाथ से आपकी उंगली को टाइट पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स एक्शन बच्चे में जन्म से ही पाए जाते हैं। इनको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है? वस्तु स्थायित्व। बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि बच्चे के सामने जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं हैं तो भी वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे जब बच्चा 0 से 6 मंथ के आसपास का होता है, अगर उसके सामने उसकी मदर है तो उसे लगता है कि उसकी माँ यहीं है। अगर माँ उसके सामने से चली गई तो उसे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक उसे भूख नहीं लगेगी वो रोएगा नहीं, माँ उसकी जा रही है तो चले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही बच्चा 6 से 10 महीने के आसपास का होता है तो बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि मेरी माँ प्रेजेंट नहीं है, मेरी माँ मेरे सामने नहीं है, तो यहीं कहीं है। फिर वो बिना वजह ही अपनी माँ के लिए रोता है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस है। बच्चे को ये पता है कि मेरी माँ है तो यहीं कहीं आसपास, लेकिन मेरे पास नहीं है। वो अपनी माँ को अपने पास लाने के लिए रोने लगता है। वो ऐसे अपने खिलौने के लिए रोता है। जो खिलौना उसे बहुत फेवरेट है, वो उसे अगर आप छुपाएंगे तो वो उसे ढूंढेगा, उसको पाने के लिए रोएगा। यही ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। कॉज एंड इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग बच्चे में आ जाती है, यानी बच्चा अपनी सेंसेस के थ्रू सीख रहा है। वो किसी गर्म चीज़ के पास गया, उसने उसको टच किया और वहाँ उसका हाथ जला, तो वो दोबारा उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चे को ये समझ में आ गया कि मैं दोबारा उसके पास गया तो मेरा हाथ जल जाएगा। ये कॉज एंड इफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। मोटर डेवलपमेंट हो जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इमोशनल बॉन्डिंग विद पेरेंट्स। यहाँ पर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ इमोशनल रूप से बॉन्डिंग शेयर करता है। अगर उसकी माँ उससे दूर जाएगा तो वो रोएगा, अगर माँ उसको आकर उसे लाड प्यार कर रही है तो वो खुश होता है। यहाँ पर बच्चा सोशल स्माइल भी देने लग जाता है।
फिर उसके बाद देखिए एक्सप्रेशन ऑफ बेसिक इमोशंस। यहाँ पर बच्चा है बेसिक इमोशंस को एक्सप्रेस करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बच्चे के जो जन्म से ही कुछ इमोशंस हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जन्म से ही बच्चे में फियर प्रेजेंट होता है, लव प्रेजेंट होता है, एंगर प्रेजेंट होता है। अगर बच्चे को कुछ अच्छा लग रहा है तो वो हंसेगा, लव दिखाएगा, अपनी माँ के प्रति प्रेम दिखाता है। अगर उसे आप उसके सामने इस तरह से हाथ करते हैं तो वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे क्या आता है, डर लगता है। तो ये जो 3 इमोशंस हैं बच्चा इन्फेंसी में ही दिखाता है। कौन कौन सा, एंगर, फियर, जॉय कहें या फिर लव कहें। लव, एंगर और फियर, ये तीनों जो इमोशंस हैं ये किसने बताए थे, वॉटसन साहब ने बताए थे कि बच्चे में जन्म से ये प्रेजेंट होते हैं। सेपरेशन एंजाइटी होती है, बच्चे को अलगाव से तनाव होता है। अगर उसकी माँ उसे छोड़ के जाती है तो बच्चा रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अपनी माँ से अलग नहीं होना है। अपनी माँ से अलग होने पे उसे एंजाइटी होती है, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, इसीलिए वो रोने लगता है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ केयर गिवर्स, जो उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, भाई बहन हैं, उनको पहचानने लगता है। बिहेवियर गाइडेड बाय द कंफर्ट एंड डिस्कम्फर्ट, जो बिहेवियर है वो कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट से गाइड होता है। यानी जो चीज़ उसे करने में कंफर्ट देगी वो उस काम को बार बार रिपीट करेगा, लेकिन अगर किसी काम को करने में उसे डिस्कम्फर्ट मिला तो वो उस काम को रिपीट नहीं करेगा। तो जो बिहेवियर है वो कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट से गाइड होता है। यानी जो प्री नेटल स्टेज है ये फिजिकल डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल डेवलपमेंट में भी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट बच्चे में यहाँ पर हो जाता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पर सबसे पहले बच्चा रोता है, क्राइंग करता है, फिर बच्चा बैबलिंग करता है, फिर उसके बाद बच्चा 1 वर्ड पर जाता है। यहाँ पर बच्चा 1 वर्ड भी बोलने लग जाता है इन्फेंसी में। 1 वर्ड के साथ साथ वो 2 वर्ड्स को भी एक साथ जोड़कर बोलने लग जाता है। लगभग 272 वर्ड है वो इन्फेंसी के ख़त्म होते होते बच्चा बोलने लग जाता है। बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है, वो अपने परिवार के साथ घुलने मिलने लग जाता है, अपने परिवार के साथ बॉन्डिंग शेयर करता है। तो यहाँ पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है। अगर हम मोरल डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ पर जो मोरलिटी है वो 0 होती है। इन्फेंसी में बच्चा ना तो मोरल होता है और ना ही इमोरल होता है, उसे सही और गलत के बारे में कुछ नहीं पता। उसका बिहेवियर कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट गाइड करता है। उसे जो चीज़ करने में कंफर्ट मिलेगा तो वो रिपीट करेगा, डिस्कम्फर्ट मिलेगा तो वो रिपीट नहीं करेगा। मोरलिटी यहाँ पर बच्चे की नहीं होती है। किसी भी तरह के लॉजिक, किसी भी तरह की जो बच्चे की थिंकिंग है वो यहाँ पर डेवलप नहीं हुई है। अगर बच्चा कोई काम बिहेवियर कर भी रहा है तो वो इमिटेशन से करता है, अनुकरण से करता है। अपने पेरेंट्स को जैसे भी करते हुए देखेगा जस्ट उसका कॉपी पेस्ट करेगा। ये क्या होता है, अनुकरण होता है। होपफुली आपको इन्फेंसी क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड, यानी जो अवस्था 2 से 6 वर्ष में जब बच्चा होता है उसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बहुत सारे नाम हैं, इन नाम से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस स्टेज को प्ले एज कहा जाता है, इसी स्टेज को टॉय एज भी कहा जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को लगता है टॉय एज है, वो इन्फेंसी को कहा जाता है। इन्फेंसी में बच्चा खिलौनों के साथ बहुत कम खेलता है, उसे खिलौनों से में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। टॉय एज या प्ले एज हैं वो अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं। बच्चा प्री स्कूल में, बाल वाटिका में, आंगनबाड़ी में जाने लगता है, इसलिए इसे प्री स्कूल एज कहते हैं। इसको प्री गैंग एज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्री गैंग एज भी कहते हैं। गैंग बनाने से पहले की जो अवस्था है वो प्री गैंग एज होती है। गैंग एज हम लेटर चाइल्डहुड को कहते हैं। क्वेश्चनिंग एज, इस स्टेज में बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन करता है, बहुत सारे सवाल करता है, हर एक चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढता है, वो क्वेश्चनिंग एज कहा जाता है। इमिटेटिव एज कहा जाता है, अनुकरण करता है, जैसे वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखता है, जैसे अपने टीचर को करते हुए देखता है, बच्चा जस्ट कॉपी पेस्ट करता है। आपने देखा होगा यहाँ पर बच्चा रोल प्ले करता है, यहाँ पर बच्चा क्या करता है, रोल प्ले करता है। आपने देखा होगा अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे, एक बच्चा है वो टीचर बन जाएगा, बाकी बच्चों को स्टूडेंट बना लेगा, या फिर एक बच्चा मम्मा बन जाएगा, एक बच्चा पापा बन जाएगा, 2-4 बच्चों को अपने बच्चे बना लेंगे, और वो उसी तरह से इमिटेट करते हैं जैसे उनके पेरेंट्स इमिटेट करते हैं, उनके टीचर इमिटेट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चा रोल प्ले से भी सीखता है।
यहाँ पर बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे फास्ट स्टेज होती है। अगर आपसे कोई पूछे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी होती है, तो वो अर्ली चाइल्डहुड होती है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। सामाजिक विकास के लिए भी अर्ली चाइल्डहुड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी आर हाई, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, अपने खिलौनों को तोड़ कर देखेंगे इसके अंदर क्या निकलेगा, बहुत सारे सवाल करते हैं। तरबूज है, उसके अंदर बीज कैसे गए, यानी जो भी चीज़ें बच्चे के सामने आ रही हैं वो उन पर सवाल करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है। ईगो सेंट्रिक थिंकिंग का मतलब होता है सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को समझ पाना, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाना। जो चीज़ मुझे सही लगती है वही सारी दुनिया को सही लगनी चाहिए। मैं चल रहा हूँ, सन मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ये क्या है, ईगो सेंट्रिक थिंकिंग होती है। फिर उसके बाद हम करें लर्न थ्रू प्ले, बच्चा प्ले के थ्रू सीखता है, ये मैंने आपको बताया है। एनिमिज्म आ जाता है, यानी इस अवस्था में बच्चे में जीववाद होता है। जीववाद क्या होता है, उसे ये लगता है इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है सब में जीवन है, सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, सबको दर्द होता है। वो अपने किसी फेवरेट टैडी को, अपनी डॉल को अपने साथ सुलाता है, अपने साथ खाना खिलाता है, अपने साथ पानी पिलाता है, जो काम करेगा वो अपनी डॉल को भी करवाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसे भूख लग रही है तो उसकी डॉल को भी भूख लग रही होगी। यही एनिमिज्म होता है, जीववाद होता है। अच्छा, इस स्टेज में बच्चे को भूत प्रेत के फियर भी बहुत लगते हैं कि भूत नाम की कोई चीज़ होती है, वो अंधेरे कमरे में नहीं जाएगा, अंधेरे कमरे में गया तो उसे भूत पकड़ लेगा। ये सब जो इमेजिनेशंस हैं वो बच्चा इस स्टेज में करता है। इस बच्चे में सेंट्रिएशन आ जाती है, यानी केंद्रीकरण भावना होती है। बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेज पर फोकस कर पाता है। ये जो सेंट्रिएशन है, मैंने जब अर्ली चाइल्डहुड करवाया था तो डिटेल में बहुत अच्छे से पिक्चर के माध्यम से मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपको डाउट है तो आप एक बार अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है वो प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, उसको आप देखिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेक ऑफ कंजर्वेशन होता है, यानी संरक्षण की कमी होती है। बच्चे को ये लगता है कि अगर आपने सेप को चेंज कर दिया तो उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है या जूस है उसमें भी चेंज आ जाता है। यानी एक गिलास पानी को अगर आपने कटोरी में रखा तो उसकी मात्रा में भी चेंज आया, उसकी शेप चेंज हुई तो उसकी मात्रा में भी चेंज आया। उसी कटोरी के पानी को अगर आपने जग में रख दिया तो उसमें चेंज हो गया। बच्चों को ये लगता है कि शेप की जैसे जैसे शेप चेंज होगी वैसे वैसे क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है। ये लेक ऑफ कंजर्वेशन होते हैं। जब बच्चे में कंजर्वेशन आ जाएगी, संरक्षण आ जाएगा, तो बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि जो बाउल है, जो कंटेनर है, उसकी शेप चेंज कर देने से क्वांटिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कंजर्वेशन की जो करेक्टरिस्टिक है बच्चा लेटर चाइल्डहुड में शो करता है। यहाँ पर ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग होती है, यानी किसी भी दो इवेंट्स को एक साथ जोड़ देना जो दोनों बिल्कुल इररिलेवेंट है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चा रीज़न ढूंढता है कि ये ऐसे हुआ इसलिए ये ऐसे हुआ। जैसे मैं स्कूल नहीं गया इसलिए बारिश हो रही है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को एक साथ जोड़कर वो अपनी ही एक रिजल्ट निकाल लेता है। यही होती है ट्रांसडिक्टिव रीजनिंग। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ जाता है। बच्चे का आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। जैसे आप बच्चे की तरफ बॉल फेंकेंगे तो बच्चा उस बॉल को कैच कर लेगा। ये किसके कारण कर पाया, उसके हाथ के और आईज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो जाता है। इन्फेंसी के बच्चे को आप देखेंगे, इन्फेंसी के बच्चे को आप एक बैट दे दें, एक बॉल दे दें, तो वो बैट से उस बॉल को बार बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस बॉल को हिट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी आईज और हैंड के बीच में अभी कोऑर्डिनेशन डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो आईज और हैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन आ जाता है, तो वो उस बैट को बॉल से एक ही बार में हिट कर देगा, क्योंकि वो ये समझ पाता है कि जो बैट है उससे बॉल कितनी दूरी पर है। आईज और हैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन आ जाता है। बच्चा पेंसिल पकड़ना सीख जाता है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनाएगा, कुछ वर्ड्स लिखना सीख जाता है। ये किसके कारण कर पाता है? ये जब बच्चे में हैंड और आई के बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है। सिंबॉलिक थिंकिंग आ जाती है, बच्चा सिंबल से भी चीज़ें समझने लगता है। आप जैसे बच्चे को एक कार की पिक्चर दिखाएंगे तो बच्चा ये समझ जाएगा ये कार है, कैट की दिखाएंगे तो वो समझ जाएगा ये कैट है। कोई भी आप पिक्चर दिखाएं बच्चे को तो वो रियल जो ऑब्जेक्ट है उससे कनेक्ट कर पाता है। ये सिंबॉलिक थिंकिंग होती है। ईगो सेंट्रिज्म यहाँ पर बच्चे में रिड्यूस हो जाता है। चाइल्ड शोज वर्ल्ड फ्रॉम ऑन पर्सपेक्टिव, ईगो सेंट्रिज्म बच्चा यहाँ पर शो करता है, यानी सिर्फ और सिर्फ अपने ही पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझता है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को ये यहाँ पर नहीं जान पाता। प्ले चेंज फ्रॉम सोलिटरी टू कोऑपरेटिव,
इन्फेंसी में बच्चा अकेला सीख रहा होता है, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आता है वो अपने खिलौने भी शेयर करना सीख जाता है, अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता है। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स हैं, बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खेलते हैं। इनमें बॉयज़ और गर्ल में कोई सेपरेशन नहीं होता, अलगाव नहीं होता है कि बॉय बॉय के साथ खेलेगा और गर्ल गर्ल के साथ ही खेलेगी, दोनों एक साथ मिलकर खेलते हैं। देखिए, जो ईगोसेंट्रिज्म के जो करेक्टरिस्टिक है ना, ये कई जगह आपको इन्फेंसी में भी देखने को मिलती है और अर्ली चाइल्डहुड में भी देखने को मिलती है। पियाजेट के अकॉर्डिंग ईगोसेंट्रिज्म जो स्टेज होती है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की करेक्टरिस्टिक होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की करेक्टरिस्टिक होती है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज है वो बच्चे में कब आती है, 2 से 6 वर्ष में आती है। तो ईगोसेंट्रिज्म को आप अर्ली चाइल्डहुड या प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़िएगा, इन्फेंसी में मत पढ़िएगा। कुछ बच्चे हैं जो इन्फेंसी में ईगोसेंट्रिज्म शो करते हैं, लेकिन अगर हम जनरल स्टूडेंट्स की बात करें तो वो अर्ली चाइल्डहुड में आएगा। तो ईगोसेंट्रिज्म को आप इन्फेंसी की बजाय अर्ली चाइल्डहुड में पढ़िएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में पढ़िएगा। फिर उसके बाद आता है राइट एंड रॉन्ग जज बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अच्छा, बच्चे की मोरलिटी के बारे में बात करें, राइट और रॉन्ग के बीच में डिसाइड कर पाना मोरलिटी तो होती है, क्या सही है और क्या गलत है। ये बच्चा कैसे समझता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर बच्चे ने कोई भी काम किया उसके लिए बच्चे को पुरस्कार मिला तो वो चीज़ सही है, और अगर उसके लिए पनिशमेंट मिली तो वो चीज़ गलत है। जो मोरलिटी है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर बेस्ड होती है। कब? जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे लेटर चाइल्डहुड, जिसकी जो टाइम पीरियड है वो कब होता है, 6 से 12 वर्ष तक का टाइम पीरियड होता है। जो लेट चाइल्डहुड है इसको हम गैंगेज भी कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड को हमने प्री गैंगेज कहा था, इसको गैंगेज कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चा ग्रुप बनाता है, अपने ग्रुप बनाता है, उसी ग्रुप के प्रति कंफर्मेटी भी शो करता है, उसी ग्रुप के प्रति लॉयल्टी शो करता है। जिस ग्रुप का वो हिस्सा है उसी ग्रुप में वो रहना पसंद करता है। बच्चा फॉर्मल स्कूल में जाता है, यहाँ पर बच्चा फर्स्ट क्लास में जाने लगता है, इसलिए इसे स्कूल एज भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्कूल एज भी कहा जाता है। यहाँ पर बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है वो सबसे कम होती है। अगर आपसे कोई पूछे कौन सी स्टेज में बच्चे की जो शारीरिक विकास है सबसे स्लोवेस्ट होता है, तो वो लेटर चाइल्डहुड में होता है। इस स्टेज में बच्चों का जो विकास है वो हमें रुका हुआ सा दिखता है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, बच्चों का वेट नहीं बढ़ता है जब बच्चे 6 से 12 वर्ष में होते हैं। जैसे ही वो एडोलेसेंस में आएंगे, उनमें प्यूबरिटी आएगी, अचानक से उनमें फिजिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। लेकिन ये जो लॉजिक है उसको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के प्रति लॉजिक डेवलप होते हैं, मूर्त ऑब्जेक्ट्स के प्रति लॉजिक डेवलप होते हैं। जो चीज़ें उनके सामने प्रेजेंट हैं, जिन चीज़ों पर वो एक्टिविटी कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं पर ही वो अपने लॉजिक लगा पाते हैं। जो चीज़ें उनके सामने नहीं है उन पर वो लॉजिक नहीं लगा पाते, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो नहीं कर पाते, अमूर्त चिंतन वो नहीं कर पाते हैं। सोशल इंटरेक्शन इंक्रीज, यहाँ पर बच्चे के सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, फ्रेंड्स और टीचर्स के कांटेक्ट में आता है। यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन बढ़ता है, बच्चा ग्रुप में सीखेगा, कोऑपरेशन सीखेगा, यानी सहयोग की भावना आएगी, शेयरिंग करना सीखेगा। और यहाँ पर जो ग्रुप बनते हैं वो सेम सेक्स के ग्रुप बनते हैं, यानी बॉयज़ हैं वो बॉयज़ के साथ ग्रुप बनाते हैं, गर्ल्स हैं वो गर्ल्स के साथ ग्रुप बनाती हैं। बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो भूत प्रेत का डर था वो ख़त्म हो जाता है, बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर बच्चे में मोरल सेंस डेवलप होने लगती है। मोरल सेंस, जो मोरलिटी है वो सोशल अप्रूवल पर बेस्ड होती है। यहाँ पर जो मोरलिटी है वो कैसे, सोशल अप्रूवल पर बेस्ड होती है। उसके आसपास के लोग जब उसे देख रहे हैं, कोई भी काम उसने किया तो जो देखने वाले लोग हैं वो उसे अच्छा कहेंगे, इसलिए वो उस काम को करता है। वो अपने, अगर उसके घर कोई आया उसको हाथ जोड़कर राम राम वो इसलिए कर रहा है कि वो जो आया है वो उसे अच्छा कहेगा, यानी नाइस गर्ल और गुड बॉय की ओरिएंटेशन इस स्टेज में बच्चे में देखने को मिलती है। यहाँ पर बच्चे में कंजर्वेशन आ जाता है, यानी संरक्षण आ जाता है। बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि अगर आप शेप को चेंज कर दें तो क्वांटिटी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कंजर्वेशन, डिसेंट्रिएशन, ये सब मैंने जब डिटेल लेटर चाइल्डहुड करवाया था तो पिक्चर से बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपको इनमें डाउट है तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा।
देखिए कंजर्वेशन क्या होता है, संरक्षण होता है कि जैसे आपने एक गिलास पानी है, चाहे उसको आप कटोरी में रखें, चाहे जग में रखें, चाहे उसे बाल्टी में रखें, उसकी क्वांटिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी शेप चेंज हो जाए तो उसकी क्वांटिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंजर्वेशन हुआ। ये बच्चे में लेटर चाइल्डहुड में आता है। फिर डिसेंट्रिएशन आता है, यहाँ पर बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पर फोकस नहीं करता, एक साथ दो एस्पेक्ट पर फोकस करता है। यानी जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो वो या तो लेंथ पर फोकस करेगा या फिर वो ब्रेथ पर फोकस करेगा, लेकिन इस स्टेज में बच्चा दोनों एस्पेक्ट पर फोकस करता है, लेंथ पर भी फोकस करता है और ब्रेथ पर भी फोकस करता है। बच्चे को ये समझ में आएगा कि एक गिलास लंबा है, इसमें यहाँ तक पानी है, और एक गिलास है वो चौड़ा है, इसमें यहाँ तक पानी है। तो इसका ये लंबा जरूर है लेकिन इसकी जो चौड़ाई है ये कम है, ये छोटा है लेकिन इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इसका मतलब इन दोनों में जो पानी है वो सेम होगा। तो ये एक ही टाइम पर दो डायमेंशन पर फोकस कर पा रहा है। तो ये कौन सी करेक्टरिस्टिक होती है? डिसेंट्रेशन की करेक्टरिस्टिक होती है। फिर उसके बाद हम देखें यहाँ पर बच्चे का जो ईगोसेंट्रिज्म है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी अहम केंद्रिता रिड्यूस हो जाती है। बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि ये दुनिया उसके हिसाब से नहीं चलती है, इस दुनिया में सिर्फ उसका पर्सपेक्टिव ही इम्पोर्टेंट नहीं है, दूसरों का पर्सपेक्टिव भी इम्पोर्टेंट होता है। इस स्टेज में बच्चा सीरिएशन करना सीख जाता है, यानी छोटे से बड़े क्रम में लगाना, बड़े से छोटे क्रम में लगाना बच्चा सीख जाता है। इसमें क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है, ऑब्जेक्ट्स को उनके करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर पाना, शेप के बेस पर, साइज़ के बेस पर, कलर के बेस पर उनको डिफ्रेंशिएट कर पाना। जैसे आपने बहुत सारी ऑब्जेक्ट बच्चे को दिए, रेड कलर की वो एक जगह कर देगा, ग्रीन के एक जगह कर देगा, येलो के एक जगह कर देगा, ट्रायंगुलर शेप के एक जगह कर देगा, रेक्टेंगल के एक जगह कर देगा, स्क्वायर के एक जगह कर देगा। इस तरह से बच्चा क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है लेटर चाइल्डहुड में। फिर उसके बाद हम देखें यहाँ पर बच्चे की जो सोशलिटी है वो सोशल अप्रूवल पर बेस्ड होती है। मोरलिटी किस पर बेस्ड हुई? सोशल अप्रूवल पर। समाज के लोग उसे सही कहेंगे या गलत कहेंगे, माता पिता उसे सही कहेंगे या गलत कहेंगे, पेरेंट्स सही कहेंगे या गलत कहेंगे। अच्छा, इस स्टेज में जो पेरेंट और टीचर हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचर प्लस पेरेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, माता पिता और टीचर हैं वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं। रिवर्सिबिलिटी इन थिंकिंग होते हैं, बच्चे को ये पता है कि 5 में अगर मैं 6 जोड़ूँ तो वो 11 भी हो जाएगा, और 11 में से अगर मैं 5 घटा दूँ तो वो 6 हो जाएगा। अगर ए है वो बी से बड़ा है और बी है वो सी से बड़ा है तो ए भी सी से बड़ा होगा। ये रीजनिंग बच्चा यहाँ पर करने लग जाता है। लेकिन ये कैसे देखेगा? जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट पर ये रीजनिंग वो लगा पाएगा। मसल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है। बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे में मसल्स का डेवलपमेंट होता है, तो मसल्स का कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। यहाँ पर पीयर ग्रुप है इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पीयर ग्रुप है ज़्यादा एडोलेसेंस में इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो पीयर ग्रुप है वो एडोलेसेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेटर चाइल्डहुड में भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक ग्रुप का हिस्सा होता है, उस ग्रुप के प्रति वो अपनी लॉयल्टी दिखाता है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो सारी उम्र जो दोस्ती रहने वाली है वो दोस्त इसी स्टेज में बच्चे के बनते हैं, इसीलिए इसे पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंस होता है। और डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट्स, बच्चों को लगता है कि वो खुद के काम खुद से कर सकते हैं, ज़्यादा अब पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। ये लेटर चाइल्डहुड की करेक्टरिस्टिक होती है। फिर हम देखें एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ से जो सेकंड लेवल है उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्राइमरी में एडोलेसेंस से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन लेवल 2 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस स्टेज के भी बहुत सारे नाम हैं। ट्रांजिशनल स्टेज कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच का टाइम पीरियड होता है, इसीलिए इसको ट्रांजिशनल स्टेज कहा जाता है। टीनेज पीरियड कहा गया है 13, लास्ट में इन आया, 14, 15, 16, 17, 18, इनको टीनेजर कहा जाता है। प्यूबरिटी स्टेज यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी यहाँ पर आ जाती है। रिप्रोडक्शन के लिए जो करेक्टरिस्टिक चाहिए वो सब करेक्टरिस्टिक बच्चे में इस स्टेज में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना शुरू हो जाता है, उनकी जो ब्रेस्ट है और हिप है उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं। बॉयज़ में फेशियल एयर्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में अंडर आर्म्स एरिया में हेयर का आना, प्यूबिक एरिया में हेयर का आना, ये सब प्यूबरिटी स्टेज में शुरू हो जाता है। पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम क्यों कहा गया?
क्योंकि इस स्टेज में बच्चे में बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल चेंजेस आते हैं, बच्चा उन चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए स्टेनले हॉल ने इसे स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की स्टेज कहा है। एज ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इस स्टेज में बच्चा अपनी आइडेंटिटी बना रहा होता है कि वो जिस ग्रुप का हिस्सा है उस ग्रुप में उसकी पहचान क्या है, उसे 4 लोग जानते हो, आइडेंटिटी फॉर्मेशन की स्टेज इसे कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल वैल्यूज़ एंड बिलीफ, यहाँ पर बच्चे के अपने वैल्यूज़ और अपने बिलीफ्स डेवलप हो जाते हैं। लेटर चाइल्डहुड में जब बच्चा होता है तो सोशल रूल्स उसके लिए डिवाइन होते हैं, जो सोसाइटी ने रूल्स बना दी उनको फॉलो करना है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, अपनी रीजनिंग नहीं लगाता। लेकिन जैसे बच्चा एडोलेसेंस में आता है उसे ये समझ में आता है कि जो रूल्स हैं वो हमारे लिए बने हैं, हम रूल्स के लिए नहीं बने। जिन रूल्स में चेंज होना ज़रूरी है पूरी सोसाइटी के लिए, तो उन रूल्स को चेंज कर देना ही सही है। यहाँ पर बच्चे की खुद की वैल्यूज़, खुद के बिलीफ्स होते हैं। यहाँ पर बच्चे में जो देशभक्ति की भावना है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर वो अपने कोई ना कोई अपना एक आइडियल चुन लेते हैं, चाहे वो किसी भी एक साइंटिस्ट को अपना आइडियल माने या फिर किसी क्रिकेटर को माने, किसी भी देशभक्त को माने, अपने एक आइडियल रोल मॉडल है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उन्हीं की तरह वो अपनी पर्सनैलिटी को बनाने की कोशिश करते हैं, अपना हेयर स्टाइल उनकी तरह रखेंगे, बात करने का तरीका उनकी तरह रखेंगे, ड्रेसिंग सेंस उसकी तरह रखेंगे। कोई भी एक रोल मॉडल हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, कोई भारी व्यक्ति, कोई कम्युनिटी का आदमी भी हो सकता है, कोई हीरो हो सकता है। जिस भी तरह की बच्चे की अपनी भावनाएं हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपना एक रोल मॉडल भी चुन लेता है। कंसर्न अबाउट अपीयरेंस, मैं कैसा दिख रहा हूँ, सारे दिन मिरर के सामने खड़े रहते हैं, 6 बार बाल बनाएंगे, मेकअप करेंगे, किस तरह का मैं दिख रहा हूँ भारी दुनिया को, उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा कंसर्न में होते हैं। इस स्टेज में बच्चे में प्यूबरिटी बिगिन हो जाती है, यानी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बच्चे में देखने को मिलती है। फिजिकल ग्रोथ यहाँ पर फिर से बढ़ जाती है। लेटर चाइल्डहुड में फिजिकल ग्रोथ थी वो कम थी, लेकिन जैसे बच्चा एडोलेसेंस में आता है उसकी फिजिकल जो ग्रोथ है वो फिर से बढ़ जाती है। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वैसे ही गर्ल्स में तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तब लड़कियों में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देखने को मिलते हैं, और इमोशनल इंस्टेबिलिटी भी आती है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनको कोई समझ नहीं रहा है। एक तो वो अपने शरीर के साथ जूझ रहे होते हैं, उनके शरीर में एकदम से इतने ड्रास्टिक चेंज आते हैं, फिजिकल रूप से चेंज आ रहे हैं, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। हार्मोन्स के कारण उनकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो गई है, उनकी बॉडी है उसमें बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, उनके साथ वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे। फिर दूसरा, उनको लग रहा है कि एक बार तो उनको फील कराया जाता है कि वो बहुत बड़े हो गए हैं, एक बार उनको फील कराया जाता है कि वो अभी छोटे हैं। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो छोटे हैं या फिर वो बड़े हैं। इस स्टेज में बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होता है। यहाँ पर बच्चे के जो इमोशंस हैं ना वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। बहुत जल्दी वो रोने लग जाता है। आपने उसकी तारीफ की वो बहुत खुश हो जाएगा, आपने उसको क्रिटिसाइज कर दिया वो रोने लग जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे में इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत देखने को मिलती है, और पेरेंट्स के साथ उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, और पीयर ग्रुप है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनको लगता है कि जो उनके दोस्त हैं ना, जो उन्हीं की एज के जो उसके फ्रेंड्स हैं वही उनको समझते हैं, उसके पेरेंट्स तो उसको समझ ही नहीं रहे। पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट इस स्टेज में बहुत ज़्यादा होता है। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग, बच्चे में अमूर्त चिंतन आ जाता है। जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है वो उन पर भी अपनी थिंकिंग लगा लेता है। जैसे बच्चे से क्वेश्चन किया जाए कि अगर यहाँ हमारे देश में शहीद भगत सिंह नहीं होते तो उसका इफेक्ट हमारी जो लड़ाई थी, क्रांति थी, उस पर क्या पड़ता, तो अब बच्चा उस पर थिंकिंग कर पाएगा कि भगत सिंह ने ये किया, अगर वो नहीं होते तो इस तरह के इफेक्ट पड़ते। जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट नहीं है वो उस पर भी लॉजिक लगा पाता है। जो चीज़ें मूर्त, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी थिंकिंग लगा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई है। बच्चे की जो थिंकिंग है वो लॉजिकल हो गई है। ऐसे ही वो कोई भी तर्क नहीं देगा, जो भी तर्क देगा वो लॉजिक के साथ देगा। यहाँ पर बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, यानी आपने बच्चे को कुछ बताया तो वो जस्ट उसको मान नहीं लेगा, वो उस पर अपनी रिसर्च करेगा, अपना दिमाग लगाएगा, और फिर वो उसको अगर उसके और रिजल्ट निकलते हैं तो वो रिजल्ट निकालेगा। वो सिर्फ जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करता। जो ये लेवल होती है ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। पियाजेट की लास्ट वाली जो स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे में हो जाता है। यहाँ पर बच्चा रटता नहीं है, यहाँ पर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, समस्या समाधान करता है। बच्चे के सामने कोई भी समस्या आई, पहले उस समस्या को आइडेंटिफाई करेगा,
फिर उसको सोल्व करने के स्टेप्स निर्धारित करेगा, फिर वो उस पर एग्जीक्यूशन करेगा, फिर वो उसका इवेल्युएशन करेगा। ये सब करेक्टरिस्टिक बच्चा इसमें एडोलेसेंस में शो करता है। यहाँ पर रीज़न हाइपोथेटिकली, यहाँ पर बच्चा हाइपोथेसिस यानी परिकल्पनाएं बनाना सीख जाता है कि मुझे इस समस्या का समाधान इन इन स्टेप्स में करना है, अगर इस समस्या का समाधान इन स्टेप में नहीं हुआ तो इस स्टेप में होगा। ये सब मैंने एडोलेसेंस की जो क्लास है उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुए आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए, तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में एडोलेसेंस वाली जो वीडियो है उसमें आपको ये डिटेल में मिल जाएगा। ये थी एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था। ये 5 स्टेजेस थी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज होपफुली आपको स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर हुआ तो आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कहीं डाउट रहा तो वो भी आप ज़रूर मेंशन करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।